Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of spot test 8th which was held on 12th March 2025. Let's start with first question of physical chemistry and it is question number 137. Question number 137 is 2 moles of Ab3 was introduced in an evacuated vessel of 1 liter capacity. At high temperature the gas undergoes partial dissociation according to the reaction, and this is the reaction 2Ab3A2 plus 3B2. At equilibrium concentration of Ab3 is given as 1 molar. What is the value of Kc? Equilibrium constant पूछ रहा है बच्चे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 2Ab3 goes to gaseous phase reaction है, सारे के सारे गैस फेज में है, A2 plus B2 thrice of B2. If initial moles was 2 तो it was 0 0, 2 minus 2x हुआ होगा तो ये x और ये 3x हुआ होगा. 1 लीटर का कंटेनर है, डिवाइड किया 1 लीटर से नहीं किया, फर्क नहीं पड़ रहा वैल्यू पे, तो आप 1 से डिवाइड किया हुआ समझ लीजिए. कॉन्सेंट्रेशन है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन एज 1 मोलर. 2 minus 2x इज गिवन एज 1, तो x कम्स आउट टू बी 2x इज इक्वल टू 1/2. तो इसका मतलब हमारा ये हो गया कि ये कॉन्सेंट्रेशन 1/2 हो गई, ये 3/2 हो गई. तो कैसे निकाल लेते हैं हम? अब Kc की वैल्यू हो जानी है 1/2 3/2 का पावर 3 और डिवाइडेड बाय 1 का पावर 2. तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 3 3 3 27 और ये 2 का पावर 4 बोले तो 16. ये सॉल्व करते हैं तो ये 1.69 1.7 के आसपास आपको वैल्यू मिल जाती है. तो आंसर इसका हमें करना चाहिए फर्स्ट. तो 137 का आंसर पहला हो जाता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत सिंपल क्वेश्चन, केसी केपी बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 137 के बाद क्वेश्चन नंबर 141 है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन. इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज. मिनिमम फ्रीक्वेंसी जैसे बोला बच्चे, आपको पता लग गया कि भाई मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है, छोटा जंप होगा. तो लाइमन बोले तो आपका पहला 2 to 1 जंप और अगर बामर बोला तो 3 to 2 जंप. फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, जैसे वेव नंबर का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/λ एंड दैट इज इक्वल टू आर. हाइड्रोजन एटम बोल रहा है, H एटम की बात कर रहा है, तो Z की वैल्यू 1 है. इट इज 1 n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर. Z की जगह 1 पुट किया. अगर हम यहाँ C लिख दें, यहाँ भी C लिख दें तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि C/λ ही फ्रीक्वेंसी होता है. तो अगर मैंने इसको फ्रीक्वेंसी किया तो बस एक छोटा सा करेक्शन मुझे इसमें करना है फॉर्मूले में. इस 1 को C कर दिया, यहाँ भी C कर दिया, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा. आपको पता है कि ये दो चीजें तो कांस्टेंट रहनी है, तो रेशियो बस इसका लेना है हमने. तो लाइमन के लिए आपका हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर एंड फॉर बामर इट इज 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर. पहली लाइन दोनों में, तो इट विल बी 3/4 एंड इट विल बी 1/4 1/9 5/36. अगर हम सॉल्व करें बच्चे तो 3/4 और 36/5, तो ये 4 से 9 टाइम्स 27/5 ऐसा ऑप्शन हमारे पास सेकंड है. तो इसका आंसर हमें दूसरा करना चाहिए. 141 का सेकंड आंसर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 141 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 142. बोर्ड पे देखिए आप. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. R गोज टू P के लिए इसमें R रिएक्टेंट है और P बोले तो प्रोडक्ट. आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का लाइन होना चाहिए. तो अगर ये ग्राफ ऐसा होता, फर्स्ट वाला कर्व यहां से शुरू होता तो ये ग्राफ भी सही हो जाता. तो चूंकि इनने 0 से नहीं शुरू किया तो ये गलत है. प्रोडक्ट घटता नहीं, प्रोडक्ट तो बढ़ेगा, रिएक्टेंट बढ़ता नहीं. तो आंसर 4 समझ में आता है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगी. तो 142 का आंसर 4th बेसिक कर्व है. आपने जब रेट का डेफिनेशन पढ़ा होगा तब आपने ये पढ़ा होगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं. क्वेश्चन नंबर 142 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 145. 1.5 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टन कॉपर सल्फेट
फॉर 10 मिनट्स व्हाट मास ऑफ कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड। देख लेते हैं बच्चे, आपको पता है कि m का जो फॉर्मूला होता है वो ZIT होता है। ZIT बोले तो AIT बाई वैलेंसी फैक्टर इनटू फैराडे कांस्टेंट, ए एटॉमिक मास है, तो इट विल बी 63.5। करंट 1.5 एम्पियर का है। 10 मिनट्स की बात करी है, सेकंड में चेंज कर दिया। वैलेंसी कॉपर सल्फेट में कॉपर की 2 है और 96500। ये जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके वैल्यू आपको 0.29 ग्राम आ जाती है। तो ये हमारा 145 का पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो होप आपने ये एकदम सही किया होगा। आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन तो था, फिजिकल केमिस्ट्री की डिमांड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसके बाद 145 के बाद। क्वेश्चन नंबर 149 है बोर्ड पे। इन H एटम द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन 4s ऑर्बिटल। आपको पता है बच्चे कि H एटम के लिए, H और लाइक स्पीसीज के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए एनर्जी n से डिसाइड होता है। मतलब 1s 2s में ऑब्वियसली 2s की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि n2 है। 2s और 2p की एनर्जी बराबर है। 3s की ज्यादा है इससे क्योंकि n3 है, और 3p 3d ये सब बराबर है, और 4s की एनर्जी इससे ज्यादा है। मतलब एनर्जी इज डिसाइडेड बाय ऑब्वियसली बस और बस कौन सी वैल्यू, n वैल्यू। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया जी। 3d ऑर्बिटल का 4s से ज्यादा है एनर्जी, ये तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बात हो सकती थी। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी एन ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल हैज एनर्जी स्मॉलर देन द वैल्यू विद लार्जर वैल्यू ऑफ। ये सही बात है क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी इज डिसाइडेड बाई n प्लस एल वैल्यू, जिसका n प्लस एल ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो असर्शन हो गया फॉल्स और रीजन हो गया इसका ट्रू। तो आंसर इनफैक्ट असर्शन रीजन ना कहें आप, इसको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की तरह ट्रीट करें। स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट था, स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट था। तो आंसर थर्ड बनता है। 149 के बाद क्वेश्चन नंबर 151 देखें आप। द रेट लॉ फॉर द डायरेक्शन a प्लस बी गोज टू c इज लाइक r इज इक्वल टू k, a का पावर 1 और b का पावर 1/3 है। कह रहा है कि भाई अगर हम b की कॉन्सेंट्रेशन को 8 टाइम्स कर दें, मतलब 8 का पावर 1/3 कर दें, और a की कॉन्सेंट्रेशन को 1/2 कर दें, तो इस प्रोडक्ट पे क्या ही फर्क पड़ना है। अगर 8 को हम क्यूब रूट लेंगे तो ये 2 होगा, और 2 इंटू 1/2 नो चेंज। रेट तो r तो पहले जैसा ही रहेगा। तो आंसर, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है और दूसरे को आपने हाफ कर दिया, तो एक ट्वाइस किया, एक आधा कर दिया एक तरह से, नेट इफेक्ट 0 हो गया, मतलब रेट पहले जैसा ही रह जाएगा। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन था 151। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 है। व्हेन 5% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड ए। आइसोटोनिक बोले जाने का मतलब होता है बच्चे पाई इज इक्वल टू ICRT। फिलहाल सुक्रोज और 1% कंपाउंड ए लिखा है, इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली। तो I और C हमने कंसिडर करना चाहिए। अब चूंकि I भी नहीं है पिक्चर में तो बस C देखना है, T भी नहीं गिवन है, तो ये कांस्टेंट होगा, R तो कांस्टेंट है ही। तो 5% का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 342 इंटू 100 और इंटू 1000 इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू 100 इंटू 1000। ये चूंकि 100,000 कॉमन है तो m समझ में आता है 342/5 एंड दैट इज 68.4। तो आंसर हमने सेकंड कर देना है। सॉल्यूशन चैप्टर का आइसोटोनिक होने की क्राइटेरिया होती है ऑस्मोटिक प्रेशर का बराबर होना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 154 के बाद हम लोग। 154 के बाद है बच्चे 155। pH of a buffer solution does not change significantly with the addition of a small amount of acid or base। सही बात, बफर की पहचान होती है कि अगर हम एसिड और बेस डालें तो उतना नहीं बदलता जितना बदलना चाहिए।
A buffer solution consists of mixture of weak acid and its conjugate base or weak base and its conjugate acid which work together to neutralize added acid और base. ये भी आपने पढ़ा है कि बफर एक्शन किसकी वजह से होता है? अगर कोई वीक एसिड है Ha एक्वस अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ इक्विलिब्रियम में है A नेगेटिव एक्वस और H पॉजिटिव एक्वस के साथ, तो एक इक्विलिब्रियम वाटर का भी है साथ में H पॉजिटिव एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस. अगर इसमें हम जरा सा एसिड या जरा सा बेस डालें तो इस इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आयन जैसे ऐड करेंगे इस इक्विलिब्रियम को कंपनसेट करेगा, पीछे बैकवर्ड शिफ्ट करेगा. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन है. तो असर्शन रीजन करेक्ट एंड रीजन इट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो आंसर इसका हम लोग फर्स्ट करते हैं, 155 का फर्स्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप. 155 के बाद है हमारा बोर्ड पे 159. द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिरकोनियम फॉस्फेट विद फॉर्मूला ZrPO4 इज गिवन बाय. अब आपको पता है कि भाई अगर ये S होगा सॉल्युबिलिटी तो यहां 3S आ जाना है, यहां 3S आ जाना है और यहां 4S का पावर 4. तो KSP का एक्सप्रेशन बन जाएगा बच्चे 3S का पावर 3 और 4S का पावर 4, दैट इज 27S का पावर 3, 4 4 4 4 16 16 256 S का पावर 4. तो अगर हम ये मल्टीप्लाई करें तो 27 इंटू 256 S का पावर 3 प्लस 4 7. तो हमें सॉल्युबिलिटी समझ में आती है कि S जो होगा वो KSP डिवाइडेड बाई 27 इंटू 256 और इसका पावर 1/7 हो जाएगा. तो सॉल्व करते हैं तो ये 6912 आ जाता है. तो 159 का आंसर हमें फर्स्ट करना चाहिए. सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम का ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको मल्टीप्लाई करने में जो भी टाइम लगता वो हो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 160. When 81 gram of aluminum is allowed to react with 128 gram of oxygen, the mass of aluminum oxide produced in gram is. बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन हम लोग. एल्यूमिनियम प्लस O2 गोज टू Al2O3 बच्चे. ये 2 कर दिया, ये 3/2 कर दिया, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया. अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 27 का 2 टाइम्स, अगर ये 54 ग्राम होता तो ये 48 ग्राम से कंबाइन करता और इनका जोड़ 102 ग्राम डेवलप होता है. ये स्टैंडर्ड डाटा है एंड गिवन डाटा इज कि इट इज गिवन एज 81 ग्राम एंड दिस इज गिवन एज 128 ग्राम. हम सोच लेते हैं कि भाई 54 ग्राम के लिए 48, तो 81 के लिए कितना. 54 का ये 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना. तो समझ में आता है कि 48 में बस 24 ऐड होना चाहिए, मतलब ये तो कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये इन एक्सेस है. तो हमें अब समझ में आ गया कि जी करना है क्वेश्चन किससे, 81 वाले डेटा से, कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम अगर है तो हमको 102 ग्राम Al2O3 मिलता है. तो अगर ये हमारा 81 ग्राम है तो कितना दे देगा. तो ये 1.5 टाइम्स, क्योंकि ये 1.5 टाइम्स है तो 102 का 1.5 टाइम्स, मतलब उसका आधा और जोड़ना है. तो 51 अगर हम जोड़ें तो 153 ग्राम आ जाएगा. तो ये भी सिंपल क्वेश्चन, और नहीं तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बच्चे, इट इज 102 डिवाइडेड बाई 54 मल्टीप्लाइड बाई 81. तो ये सॉल्व करते आपको आंसर मिल जाता है. लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके कमांड में होना चाहिए. सिंपल क्वेश्चन है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रेदर मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकोमेट्री, जो भी आप कह लीजिए. क्वेश्चन नंबर 160 के बाद क्वेश्चन नंबर 163 मैट्रिक्स मैचिंग बेस्ड इक्वेशन है. मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, CH4 plus 2O2 CO2 plus water, इट इज कंबशन रिएक्शन. तो एक का 2 समझ में आता है. NaH Na plus H2 डिकम्पोजिशन है भाई. थर्ड है बी का V2O5 कैल्शियम V plus CaO डिस्प्लेसमेंट है. फोर्थ H2O2 goes to H2O plus O2, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन कह सकते हैं इसको हम. तो ऐसा आंसर डी का 1, सी का 4, ऐसा पहला ही ऑप्शन है, ए का 2.
तो फर्स्ट आंसर करते हैं मैट्रिक्स मैचिंग का। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आपने रेडॉक्स में भी पढ़ा होगा ये सारे टाइप्स। तो इनफैक्ट रेडॉक्स का आपने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आपके फाउंडेशन प्री फाउंडेशन में भी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 167 है बच्चे, when a non-volatile solute is added to the solvent, the vapor pressure of solvent decreases by 10 mm. The mole fraction of solute in solution is 0.2. ये कह रहा है बच्चे कि डेल्टा P जो है वो 10 था तब जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 था, तो तब जब डेल्टा P 20 हो जाएगा तो काई बी, आपको पता है कि डेल्टा P बाई पी नॉट ए, ये रिलेशन आपको पता है बच्चे कि डेल्टा P बाई पी नॉट ए ये काई बी होता है। तो हमको ये पता है कि डेल्टा P इज पी नॉट ए इंटू काई बी, पी नॉट ए तो सेम रहेगा, तो जो डेल्टा P का रेशियो होगा वही काई बी का रेशियो होगा। चूंकि ये ट्वाइस हुआ है तो काई बी 0.4 हो जाएगा। अब चूंकि उसने पूछा है कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो काई ए हमारा 0.6 हो जाएगा। तो आंसर फर्स्ट करना चाहिए 167 का, पहला आंसर इसका समझ में आता है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। वन 169 देखें आप बोर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सिंग of 1 molar base and 1 molar acid leads to largest increase in temperature? Largest increase in temperature, okay? तो strong acid strong base में ज़्यादा होगा और ज़्यादा जिसमें बने वाटर। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन यहाँ देख रहा हूँ मैं 30 सबसे ज़्यादा हीट यहाँ रिलीज हो रहा है, तो और अमाउंट 30-30-60 है, यहाँ तो 20 ही न्यूट्रलाइज हो रहा है और इनमें तो वीक ही है। तो सबसे बेस्ट आंसर पहला, क्यों? क्योंकि हीट रिलीज ज्यादा हो और अमाउंट कम हो तो टेम्परेचर राइज सबसे बेहतर होगा। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी या Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, जो भी आप लगाना चाहें, तो डेल्टा टी विल बी डिसाइडेड बाई Q बाई एन सी। तो ये ज्यादा से ज्यादा हो और ये कम से कम हो, ये देखना है हमने। तो दैट इज फर्स्ट कंडीशन। तो पहला आंसर करते हैं। 169 के बाद क्वेश्चन नंबर 170 देखें आप। सी डायमंड सी ग्रेफाइट प्लस x किलोजूल, सी डायमंड प्लस O2 CO2 प्लस y किलोजूल। आपको पता है बच्चे ये जो प्लस करके लिखा रहता है इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर डेल्टा H करके लिखें तो ये माइनस लिखा जाएगा। तो कर लेते हैं हम लोग। सी डायमंड प्लस O2 CO2 y, ये हमको लाना है रिएक्शन इन दोनों को यूज करके। तो पहले को रहने देते हैं सी डायमंड और प्लस O2 गैस गोज टू CO2 गैस एंड डेल्टा H इसका हम लोग लिख देते हैं बच्चे माइनस y, और इसको रहने देते हैं हम लोग रिवर्स करके CO2 गैस गोज टू सी ग्रेफाइट और प्लस O2 गैस, और इसको हम डेल्टा H लिखते तो माइनस y और रिवर्स माइनस z, तो ये हमारा z हो जाता। तो नीचे वाले को रिवर्स किया, अब जोड़ दें अगर हम इन दोनों को तो CO2 गैस इज कैंसल्ड बाय CO2 गैस, O2 इज कैंसल्ड, तो C डायमंड गोज टू C ग्रेफाइट का आ जाएगा हमारे पास डेल्टा H Z माइनस Y, और ये चूंकि माइनस x है तो एज पर क्वेश्चन माइनस x इज इक्वल टू Z माइनस Y, तो x इज इक्वल टू Y माइनस Z, तो x इज इक्वल टू Y माइनस Z फोर्थ ऑप्शन बनता है। तो हमने फोर्थ टिक करना चाहिए 170 का। थोड़ा टेक्निकल परेशान किया गया था, प्लस करके लिखे होने का मतलब होता है बच्चे वो माइनस होना, तो ये भी आप कर सकते थे। हेस लॉ पे बेस्ड थर्मोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था 170। क्वेश्चन नंबर 173 देखें आप। व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द सॉल्यूशन बिकम्स स्लाइटली एसिडिक, राइट? अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो होगा इसका एसिडिक सॉल्यूशन। अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्ट फॉर्म्ड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस व्हिच लीड्स टू हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम आयन प्रोड्यूसिंग। एकदम सही बात, तो ये सही है। ये उसका एक्सप्लेनेशन आपको पता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होता है तो कैटायन की हाइड्रोलिसिस होती है, और कैटायन की हाइड्रोलिसिस जब होगी तो पीएच 7 से कम होगा, क्योंकि कैटायन
वाटर से OH ले लेगा, H पॉजिटिव डिस्प्लेस कर देगा, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव अवेलेबल हो जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। तो एकदम सही एक्सप्लेनेशन है। तो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर हमने फर्स्ट करना है 173 का। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम का, आपने पहले भी किया होगा। 176 देखें आप बोर्ड पे। 176 है, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज फॉर x2, y2 एंड xy5 आर गिवन, द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए आपको डेल्टा H इज इक्वल टू टी डेल्टा S करना होता है बच्चे, क्योंकि डेल्टा G तब 0 होता है और T अगर कोई पूछता है तो डेल्टा H बाई डेल्टा S करना है। डेल्टा H चूंकि गिवन है तो डेल्टा S हम लोग निकाल लेते हैं। Delta S will be S product minus S reactant. Product is XY5 and that is 110 minus X2 70 by 2 plus 5 by 2 of 50. तो ये सॉल्व किया तो 110 और माइनस ये 35 और ये हमारा हो जाएगा 125 और 35 160, तो ये हमारा आ गया -50। तो हमारा टेम्परेचर आ जाना है -35,000 डिवाइड बाई -50। 0 0 कैंसिल, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाना है, 7 का 5 गुना होता है 35, 700 केल्विन। तो आंसर इसका हमने सेकंड कर देना चाहिए 176 का। इक्विलिब्रियम के कंडीशन को अप्लाई करना था कि डेल्टा G 0 होगा और डेल्टा H T डेल्टा S के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर आपको मिल जाता। तो ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री ओवरऑल। होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।